Good morning, students. Today in history, we are looking into peasants, jamidars, and the state. Okay, this is chapter number 8, and we are basically learning about the rural society during the times of the Mughal. Okay, so that is the Mughal period, 16th and 17th century, and in that period, how was our rural society organized? Okay, now there were two types of peasants. That was the last topic that we had covered, and the two types of peasants were one was the peasants who did their own agriculture, and they were called khud kasta. Okay, they had their own land and they tilled their own land, they did their own agriculture. ऐसे किसानों को हम खुद कास्ता कहेंगे जो कि अपनी ज़मीन पर खुद खेती करते थे. ओके, दूसरे जो किसान थे वो पाही कास्ता किसान थे. ये पाही कास्ता किसान ये दूसरे गांव में जाकर वहाँ पर किसी दूसरे के खेतों में काम करते थे और इन्हें हम पाही कास्ता पीजेंट्स कहेंगे. पाही कास्ता पीजेंट्स लोग क्यों बनते थे उसके भी दो कारण हैं. कई लोग ऑब्वियसली चॉइस की वजह से बनते थे कि अगर इस जगह पर रेवेन्यू ज़्यादा देना पड़ेगा तो हम यहाँ पर नहीं खेती करेंगे, हम किसी और दूसरे के खेतों में जाकर दूर काम करेंगे तो वहाँ पर हमें कम रेवेन्यू देना पड़ेगा. तो कई बार चॉइस भी होती थी कि वो पाही कास्ता खुद अपनी मर्जी से बनते थे, बिकॉज रेवेन्यू रेट्स डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट थे. तो जहाँ पर रेवेन्यू रेट्स कम थे वहाँ पर जाकर वो खेती करना पसंद करते होंगे. जैसे कि अभी भी होता है, कंपनीज अपना हेडक्वार्टर वहाँ ऐसी कंट्रीज में बनाते हैं जहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स कम होता है. तो उसी तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि अपना रेवेन्यू बचाने के लिए, ज़्यादा फ़ायदे के लिए या फिर अपना बेसिक इनकम को इंश्योर करने के लिए वो लोग ऐसा करते होंगे. दूसरा रीज़न है कि समटाइम्स ड्यू टू कंपल्शन, उनकी मजबूरी होती थी कि वो दूसरों के उस पर काम करें, और समटाइम्स दे वर कंपेल्ड, ओके, out of compulsion, for example, forced because of economic distress after a famine. Okay, तो famine के बाद उनको प्रॉब्लम आ गई और इसीलिए फिर उन्हें मजबूरन किसी दूसरों के खेतों पे काम करना पड़ा. ओके, तो ये दो तरह के पीजेंट्स थे. खुद कास्ता जो कि खुद अपने ज़मीन पे काम करते थे, पाही कास्ता जो कि दूसरों के ज़मीन पे काम करते थे. ओके, लेकिन ये उस समय के जो फार्मर्स थे, जो पीजेंट्स थे, peasants and farmers, please do not get confused in दो words में. ओके, अक्सर हमें देखते हैं कि हिस्ट्री की बुक में ये वर्ड यूज़ होता है peasants. एक चैप्टर था क्लास 10th में जहाँ पे peasants and farmers दोनों ही वर्ड्स यूज़ किए गए थे. अगर इसका डिफ्रेंसिएशन चेक करोगे तो फिर ऑब्वियसली अलग अलग डिफ्रेंसिएशन है. समटाइम्स इट इज सेड कि फार्मर हम उसको कहते हैं जिसकी खुद ज़मीन होती है, पीजेंट्स उसको कहते हैं, लेबर को कहते हैं जो कि दूसरों की ज़मीन पे काम करते हैं. बट दैट इज नॉट अ वेरी परफेक्ट डेफिनेशन. इनफैक्ट पीजेंट्स एक डेरोगेटरी वर्ड है, उसका एक निगेटिव कॉनोटेशन है. एक गरीब किसान को पीजेंट्स के कहा जाता है यूरोप में. ओके, तो ये वर्ड एक्चुअली में यूरोप में ओरिजिनेट हुआ एंड गरीब किसानों के लिए ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ, जो कि शायद उनके पास, जिनके पास अपनी कम ज़मीन थी, भले ही वो दूसरों की ज़मीन पे काम नहीं करते हों, उन्हें भी पीजेंट्स कहा जाता था. या फिर वो लोग किसान जो कि दूसरों की ज़मीन पे काम करते थे उन्हें पीजेंट्स कहा जाता था. फार्मर इज़ अ मोर रिस्पेक्टेबल वर्ड. ओके, इंडिया में वी बेसिकली डू नॉट यूज दिस वर्ड पीजेंट्स. ओके, एंड इट्स मोस्टली फार्मर्स हम उनको कहते हैं. एंड बिकॉज पीजेंट इज़ काइंड ऑफ अ डेरिवेटरी, वो एक तरीके का वर्ड है, उसका निगेटिव कॉनोटेशन है और इसीलिए. बट यहाँ पे पीजेंट्स का वर्ड हिस्ट्री में इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि इनकी जो स्थिति थी, जो कंडीशन थी, दैट वाज नॉट वेरी गुड. और वही हम यहाँ पे देखेंगे कि व्हाई दे बीन रिफर्ड टू एज पीजेंट्स. हमको पीजेंट्स बार बार क्यों कह रहे हैं इवन दो थोड़ा ये नेगेटिव वर्ड है. दैट इज़ बिकॉज सेल्डम डिड द एवरेज पीजेंट, एक एवरेज पीजेंट के पास क्या होता था, उसके पास होता था नॉट मोर देन अ पेयर ऑफ बुलक्स. ओके, उसको हल के लिए और उसके लिए बुलक्स की ज़रूरत है, तो उसके पास वो एक जोड़ी बुलक्स हुआ करते थे एंड 2 प्लाउज. इससे ज़्यादा उसके पास कुछ नहीं होता था. तो मेहनत करता था, खेती करता था, लेकिन वो संपन्न नहीं था. उसके पास उसके सारी चीज़ें उसके पास नहीं थी. बेसिक चीज़ें थी उसके पास, अपने 2 बुलक्स एंड सॉरी
1 पेयर ऑफ प्लग्स या 2 प्लग्स यू कैन से एंड 2 क्लाउड्स, इससे ज़्यादा एवरेज पिजन के पास ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिलता हमें। ओके, मोस्ट पॉजेस इवन लेस, कई लोगों के पास तो इससे भी कम हुआ करता था। और ये बेसिक चीज़ खेती के लिए जो चाहिए वो भी नहीं हुआ करती थी। इसको हम इस बात से समझ सकते हैं कि गुजरात में एनी पीजेंट हु हैड मोर देन 6 एकड़ ऑफ लैंड, उसे एक एफ्लुएंट, एक अच्छा पीजेंट, अच्छा किसान माना जाएगा। उसे रिच कैटेगरी में हम कह सकते हैं कि वो संपन्न है, उसके पास सब कुछ है। मतलब इन सिंपल टर्म्स दैट मोस्ट इन गुजरात रीजन हैड लेस देन 6 एकर्स ऑफ लैंड। बंगाल में तो केवल 5 एकड़ जमीन होने से ही आप एक अच्छे किसान के कैटेगरी में आ जाते हो। ओके, एंड एनीवन हु हैड मोर देन 10 एकर्स ऑफ लैंड, फिर तो वो एक रिच किसान कहलाता था। रिच असमी वर्ड यूज किया गया, असमी, आई टोल्ड यू देयर आर 4 वर्ड्स व्हिच हैव बीन यूज्ड फॉर फार्मर्स। ओके, किसान आप जानते हैं तो वो वर्ड यूज होता है, एंड असमी, रिया, एंड one more word, let me check, and that is mozaria, ओके। तो रिया या फिर मोजारिया या फिर रियायत, एक सिंगल फार्मर को कहना है, रिया प्लूरल है, एंड रिया इनफैक्ट एंड मोजारिया एंड किसान एंड असमी। तो ये 4 वर्ड हमें टेक्स्ट से मिलते हैं, रिकॉर्ड्स में इन 4 वर्ड्स को यूज़ किया गया है। ओके, सो वी आर सीइंग कि उस समय का जो पीजेंट है उसके पास कितनी क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी और उसकी हालत कैसी थी। तो हम देखते हैं कि बहुत अच्छी हालत नहीं थी, उसके पास कोई बेसिक चीज़ें थी और ज़्यादा कुछ नहीं था। ओके, एंड ज़मीन को वैसे ही खरीदा जाता था, बेचा जाता था। लोग ज़मीनों की अपनी बाउंड्री किया करते थे, बाउंड्री जैसे अभी हमें देखने को मिलती है कि उसी मिट्टी को उठाकर उसके किनारे से एक बाउंड्री बना ली जाती है और उस पर कुछ थॉर्न बुशेस वगैरह लगा दी जाती हैं, और इसी तरह से सब लोग अपनी ज़मीन को डिमार्केट करते थे, उसकी बाउंड्रीज बनाया करते थे। इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजी, ओके, इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पर जानना ज़रूरी है, एंड वी विल सी कि कितने तरह की क्रॉप्स हुआ करती थी, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। एंड पानी की ज़रूरत पड़ती थी, इरिगेशन फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती थी। तो इरिगेशन का क्या सिस्टम था उसको हम देखते हैं। ओके, इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजी, द अबंडेंस ऑफ लैंड, ज़मीन की उस समय कोई कमी नहीं थी। ओके, द अबंडेंस ऑफ लैंड काफ़ी अवेलेबल था। इनफैक्ट इंडिया उस समय काफ़ी फॉरेस्ट कवर भी था, तो अगर लैंड की ज़रूरत भी पड़नी थी तो फॉरेस्ट को हटाया जा सकता था। लैंड की उस समय कोई ऐसी खास कमी नहीं थी। अवेलेबल लेबर, पॉपुलेशन भी उस समय ठीक ठाक थी, तो लेबर की भी कोई कमी नहीं थी। वी आर सीइंग दैट 85% ऑफ द पीपल उस समय विलेजेस में रहते थे, तो लेबर तो ऑब्वियसली काफ़ी थी। एंड द मोबिलिटी ऑफ पीजेंट्स, एंड पीजेंट्स मोबाइल भी थे, वो ऐसा नहीं कि एक ही गांव में रह रहे हैं तो वहाँ से वो कहीं जाएंगे नहीं। हम देख रहे हैं कि जो दूसरे तरह के जो किसान थे, जो पीजेंट्स थे, क्योंकि जो कि पाही कास्ता थे, वो रहते कहीं और थे और काम कहीं और करते थे। दैट मीन्स पीजेंट्स वर मोबाइल, वो दूर जाकर काम करते थे। ओके, इन 3 फैक्टर्स की वजह से हम देखते हैं अकाउंटेड फॉर द कांस्टेंट एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, और इसकी वजह से एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन लगातार होते रहा। ओके, एंड सिंस द प्राइमरी पर्पस एग्रीकल्चर का होता है फॉर सब्सिस्टेंस, फॉर सर्वाइवल, खुद के जीवन यापन के लिए ऑब्वियसली होता है। फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर इज टू फीड पीपल, इसीलिए बेसिक स्टेपल क्रॉप्स जो थी वो ग्रो की जाती थी, लाइक राइस, व्हीट एंड मिलेट्स। मिलेट्स अपने आप में कोई फसल नहीं है, वो एक कैटेगरी ऑफ क्रॉप्स है जिसमें कि ज्वार, बाजरा, रागी ये सब आते हैं। ओके, यहाँ पे मेनली ज्वार बाजरा की बात हो रही है। देन राइस, व्हीट और मिलेट्स, दीज वर दी फ्रीक्वेंटली कल्टिवेटेड क्रॉप्स। तो उस समय हम मुगल पीरियड में 16th and 17th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, और उस समय हम देख रहे हैं कि कौन सी क्रॉप्स हुआ करते थे ज़्यादा इस रीजन में। हम नॉर्दर्न इंडिया की बात कर रहे हैं ज़्यादातर, तो हम देखते हैं कि इनफैक्ट उससे पहले लेटेस्ट सी कि क्रॉप्स काफ़ी क्रॉप्स हुआ करती थी।
अगर आगरा प्रोविंस की बात करें देन देवर 39 वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स। अगर हम दिल्ली रीजन की बात करें देन देवर 43 वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स। ओके, एंड बंगाल, आज के बंगाल को नहीं समझे, उस समय बंगाल बहुत बड़ा था। द एंटायर बांग्लादेश का रीजन एंड सम पार्ट ऑफ बिहार, इट वाज अ बिग प्रोविंस। सो बंगाल प्रोविंस की हम बात करें देन दिस बंगाल प्रोविंस में 50 वेराइटीज ऑफ राइस अलोन वर ग्रोन। ओके, तो क्रॉप्स काफ़ी हुआ करती थी यहाँ पर एंड वी आर सीइंग दैट राइस, व्हीट और मिलेट्स यहाँ पे ग्रो होते थे। जहाँ पर 40 इंचेस से ज़्यादा रेनफॉल होती थी वहाँ पर ऑब्वियसली राइस कल्टिवेट होता था। मॉनसून रिमेन द बैकबोन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, तब भी और आज भी मॉनसून पर ही डिपेंडेंट था एग्रीकल्चर। मेन जो एग्रीकल्चर होता था उसके लिए मॉनसून बहुत ज़रूरी था। अगर मॉनसून फेल हो जाता था देन ऑब्वियसली वो ईयर बहुत डिफ़िकल्ट होती होगी और एग्रीकल्चर भी एक तरीके से फेल हो जाता होगा। ओके, सो मॉनसून रिमेन द बैकबोन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एज दे आर इवन टुडे, बट देयर आर क्रॉप्स विच रिक्वायर्ड एडिशनल वाटर। लेकिन केवल मॉनसून के भरोसे ही सारी फसलें नहीं की जा सकती हैं और कुछ क्रॉप्स ऐसी थी जिनको एडिशनल वाटर की ज़रूरत पड़ती थी और इसके लिए इरिगेशन का होना ज़रूरी था। तो इरिगेशन कहाँ से प्रोवाइड होता था, क्या क्या तरीके थे इरिगेशन के? इरिगेशन प्रोजेक्ट्स स्टेट सपोर्ट से होते थे और ये इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में नहर, नाला, इनको बनाना, नदियों का पानी दूर दूर तक इलाके में पहुँचाना, जिससे कि फिर क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए यूज़ किया जा सके। एंड डिगिंग ऑफ न्यू कैनाल्स, जिन्हें नहर या नाला कहा जाता है, एंड ऑल्सो रिपेयरिंग ओल्ड वंस लाइक शाह नहर। ये शाहजहां के समय बनी थी इसलिए इसका नाम शाह नहर है और ये पंजाब के रीजन में थी। लाइक द शाह नहर इन दी पंजाब ड्यूरिंग शाहजहांस रेन। तो ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे जिससे कि लोगों को जो इरिगेशन के थ्रू पानी प्रोवाइड किया जा सके। दो एग्रीकल्चर वॉज लेबर इंटेंसिव, पीजेंट्स डिड यूज टेक्नोलॉजीज, जिसमें लेबर हाथों से ही काम होता था लेकिन फिर भी कुछ टेक्नोलॉजी तो यूज़ होती थी, जैसे कि वुडन प्लाउज यूज हुआ करते थे जिनके टिप पर आयरन की टिप हुआ करती थी, ओके, जिससे कि हल को चलाना आसान हो, उस प्लाव को, फील्ड को प्लाव करना इजी हो, इसीलिए उसमें आयरन की टिप होती थी। इट इज़ देयरफॉर एंड उससे बहुत ज़्यादा डीप फरो नहीं होते थे एंड मिट्टी की जो नमी है, जो उससे मॉइस्चर है, वो बना रहता था। एक ड्रिल एक फनल टाइप होता है जिसमें कि बीज को डालते हैं एंड फिर प्लाव को मूव करते हैं एंड इस तरह से बीजों को डाला जाता था। ड्रिल पुल्ड बाय अ पेयर ऑफ जाइंट ऑक्सन वॉज यूज टू प्लांट सीड्स। तो एक सिंगल ऑक्सन से ड्रिल को खींचता था एंड उसमें कॉन्स्टेंटली सीड्स डाले जाते थे और इस तरह से सीड्स डाले जाते थे। और जो दूसरा तरीका है सीड्स को, वो होता है ब्रॉडकास्टिंग, हाथ से फेंकना, उसे कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग ऑफ सीड्स। ओके, तो ब्रॉडकास्टिंग ऑफ सीड्स भी हुआ करता था, यही सबसे ज़्यादा प्रिवलेंट मेथड था उस समय। लेकिन बेटर जो अभी मॉडर्न एग्रीकल्चर है वहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग ऑफ सीड्स नहीं होता है। अगर अच्छा आउटपुट चाहिए देन ऑब्वियसली दे हैव टू बी पुट इन द राइट वे। उसे ब्रॉडकास्ट करने से कहीं पे ज़्यादा या कहीं पे कम हो जाएंगे और फिर वो प्रॉपर फसल नहीं होगी। लेकिन उस समय क्योंकि ऐसा कुछ कमी नहीं थी ज़मीन की या किसी चीज़ की, इसलिए ब्रॉडकास्टिंग ऑफ हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप्स हुआ करता, ऑफ सीड्स, सॉरी, ब्रॉडकास्टिंग ऑफ सीड्स। ओके, होइंग एंड वीडिंग, बीच बीच में फसलों के बीच में जब ग्रो हो रही होती है क्रॉप तो बीच में उसमें वीड्स आ जाते हैं, उनको निकालने के लिए छोटा मोटा जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे यूज़ करते हैं हम, जिसे खुरपी बोलते हैं, उससे घास और बाकी चीज़ों को निकाला जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फार्मर्स एक लेबर हाथों से तो काम करते ही थे लेकिन वो कुछ यूज़ भी करते थे, टेक्नोलॉजी भी यूज़ करते थे, जैसे प्लाउज यूज़ करते थे, ये ड्रिल को यूज़ करते थे सीड्स को डालने के लिए एंड वीडिंग एंड इनके लिए हो, या फिर बाकी जो आयरन ब्लेड विद अ स्मॉल वुडन हैंडल। ओके, ये चीज़ें अभी भी यूज़ होती हैं, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स यूज़ देम इवन टुडे। तो ये उस समय भी यूज़ होते थे एंड टेक्नोलॉजी का भी यूज़ होता था।
अबेंडेंस ऑफ क्रॉप्स। तो ये क्रॉप्स के टॉपिक पे वापस आते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि कितने वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स होते थे, लेकिन अब क्रॉप्स को हम डिटेल में जानेंगे कि कौन कौन सी भी ये वेराइटीज़ थी, कौन सी एक्चुअल में क्रॉप्स उस समय ग्रो हुआ करती थी। ओके, नाउ हमारे जो सीज़न है, क्रॉपिंग सीज़न है इंडिया का, इफ यू सी देन वो 3 तरह के क्रॉपिंग सीज़न है, खरीफ, रबी एंड ज़ैद। यहाँ पे ज़ैद का जिक्र नहीं है, यहाँ पे बेसिकली खरीफ एंड रबी क्रॉप ही ज़्यादातर होती थी। यस, यहाँ पे ये बताया गया है कि कई जगह पे थर्ड क्रॉपिंग सीज़न भी होता था, थर्ड क्रॉप भी ली जाती थी, बट ज़्यादातर हम देख रहे हैं दैट देयर वर 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स दैट वर ग्रोन, एंड ये खरीफ सीज़न एंड रबी सीज़न में ये क्रॉप्स ग्रो होती थी। ना इनको 2 फसला कहा गया है, 2 फसल लेना, एक साल में 2 फसल लेना, इसीलिए इसको 2 फसला कहा गया है। एंड प्रोड्यूस्ड अ मिनिमम ऑफ 2 क्रॉप्स अ ईयर, इसको 2 फसला कहा जाएगा कि एक साल में 2 फसल को ग्रो करना। वेयर एज सम वेयर रेनफॉल एंड इरिगेशन जहाँ पे अच्छा था, वहाँ पर ये भी पाया जाता है कि देयर वाज दिस थर्ड क्रॉप ऑल्सो विच वाज ग्रोन एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर जहाँ था, इवन गेव 3 क्रॉप्स। लेकिन 3 क्रॉप एक नॉर्म नहीं था, ज़्यादातर जगह पर ये 2 फसला वाला सिस्टम ही चलता था। 2 फसल ही ग्रो की जाती थी, एक रबी सीज़न में और एक खरीफ सीज़न में। और यहीं से यहाँ पर फिर बाद में जिक्र है इसी का, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि आगरा प्रोविंस में देयर वर 39 वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स दैट वर ग्रोन इन आगरा प्रोविंस। अगर हम दिल्ली की बात करें तो वहाँ पे 43 वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन, एंड अगर हम बंगाल को देखें तो केवल 50 वेराइटीज़ ऑफ राइस अलोन वर ग्रोन। तो काफ़ी तरह की क्रॉप्स हुआ करते थे। इन क्रॉप्स को हम 2 कैटेगरीज में डाल सकते हैं। एक तो वो क्रॉप जो कि इंसान ग्रो करता है अपने ऑब्वियसली कंजम्पशन के लिए, सब्सिस्टेंस के लिए। ओके, तो ये तो ज़्यादातर किसान ग्रो करते ही थे, लेकिन एक और पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रॉप का जिक्र है जिसे जिन्स ए कामिल कहा गया है। ओके, ये जिन्स ए कामिल क्रॉप्स कौन सी थी? ये अच्छी क्रॉप्स, सुपीरियर क्रॉप्स, परफेक्ट क्रॉप्स को जिन्स ए कामिल कहा गया है। ये वो क्रॉप्स थी जिनको हम एक तरीके से अभी जो वर्ड यूज़ होता है जिन्स ए कामिल की जगह जो अभी हम वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ कैश क्रॉप्स। तो एक तरीके से ये वही कैश क्रॉप्स हैं जिन्हें उस समय जिन्स ए कामिल के नाम से जाना जाता था। ये परफेक्ट क्रॉप्स हुआ करते थे क्योंकि इन्हें बेचकर काफ़ी पैसा मिलता होगा, और इन क्रॉप्स में लिटरली इसका मतलब लिटरल मीनिंग है परफेक्ट क्रॉप्स, जिनसे कामिल। द मुगल स्टेट ऑल्सो इंकरेज पीजेंट्स टू कल्टिवेट सच क्रॉप्स, क्योंकि इससे रेवेन्यू जनरेट होता था, इसीलिए वो फार्मर्स को इंकरेज करते थे। इसमें 2 सबसे बड़ी जो क्रॉप्स थी वो था कॉटन एंड शुगर केन। कॉटन जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, गुजरात महाराष्ट्र में, वहाँ ग्रो होता था जहाँ अभी भी ग्रो होता है, एंड शुगर केन मोस्टली वॉज ग्रोन इन बंगाल प्रोविंस। ओके, तो ये 2 रीजन थे। कॉटन हमारा डेक्कन प्लेट्यू में, एंड बंगाल वॉज फेमस फॉर इट्स शुगर केन। ये कैश क्रॉप्स हैं, और इसी में हम देखते हैं एक और थर्ड वेराइटी जिसे हम तिलहन कहते हैं, ऑयल सीड्स, वो भी कैश क्रॉप्स है क्योंकि इन्हें मस्टर्ड, एक इम्पॉर्टेंट जो वेराइटी जो ऑयल सीड्स है वो है मस्टर्ड। ओके, एंड ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स थी। इन्हें जिन्स ए कामिल के नाम से जाना जाता था क्योंकि ये रेवेन्यू जनरेट करते थे और इनसे काफ़ी पैसा आता था। ओके, 17वीं सेंचुरी में हम देखते हैं कि कुछ नई क्रॉप्स का आना हुआ इंडिया में, एंड कुछ नई फसलें बाहर से आने लगी, जिसमें से हम देखते हैं कि मेज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्रॉप थी। तो हम समझ सकते हैं कि 17वीं सेंचुरी से पहले इंडिया में मेज़ नहीं था। ओके, तो ये जो इम्पॉर्टेंट क्रॉप है इंडिया की, ये 17वीं सेंचुरी के बाद ही इसकी एंट्री हुई। और मेज़ आया कहाँ से? ये आया फॉर एग्जांपल वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया वाया अफ्रीका एंड स्पेन। अफ्रीका एंड स्पेन के रास्ते ये हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ। ओके, इंडिया में इसका आना हुआ बाय 17वीं सेंचुरी, एंड इट वाज बीइंग लिस्टेड एज वन ऑफ द मेजर क्रॉप्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। तो वेस्टर्न इंडिया में ये मेज़ बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर इसको ग्रो किया जाने लगा। इसके अलावा कई सारी जो फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं उस समय इंडिया में नहीं थी, ये बाहर से आई हैं।
लाइक पटेटोज, टमेटोज, चिली एंड फ्रूट्स में अगर हम बात करें देन पपाया एंड पाइनएप्पल। ओके, सो दीज वर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिनका आना उस समय हुआ 17th सेंचुरी में। और ये कहाँ से आए, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू वर्ल्ड, लेकिन न्यू वर्ल्ड से मतलब है वो न्यू कॉन्टिनेंट्स जिनकी खोज हुई साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। सो पोटैटोज, टमाटोज एंड चिली ये बेसिकली साउथ अमेरिका से आए होंगे एंड दिस पाइनएप्पल एंड पपाया एंड ऑल मोस्टली फ्रॉम दिस अमेरिकन कॉन्टिनेंट। इसे यहाँ अमेरिका नहीं लिखा गया है, उसी समय इनकी डिस्कवरी हुई थी। सो दे वर रिलेटिवली न्यू एंड पीपल डिड नॉट हैव मच इन्फॉर्मेशन अबाउट देम। लेकिन इन कॉन्टिनेंट्स के डिस्कवर होने से ऑल ओवर दी वर्ल्ड हमें कुछ नए क्रॉप्स, वेजिटेबल्स ये सब हमें मिले। और हम देखते हैं कि पोटैटोज, टमाटोज, चिलीज जो कि आज एक बहुत कॉमन चीज़ है इंडिया में, ये 17th सेंचुरी से पहले नहीं थे। So what were not there before 17th century? Maize was not there in India before 17th century. Tomato, potato, chili, papaya, pineapple, these were not there before 17th century. और ये बाहर से आए हैं। जो मेज़ आया है वो थ्रू अफ्रीका एंड स्पेन, ओके, वहाँ से आया है। एंड पोटैटोज एंड टमाटोज एंड चिली एंड पपाया एंड पाइनएप्पल they are from the new world, that is the American continent. Okay, so that was about agriculture. यहाँ पर एक टबैको का जिक्र है, जो कि टबैको अभी इंडिया में in most of the part it is grown, but this plant which arrived first in the Deccan, ये इसी समय इसकी एंट्री टबैको की भी इंडिया में इसी दौर में हुई है। स्प्रेड टू नॉर्दर्न इंडिया इन दी अर्ली ईयर्स ऑफ द 17th सेंचुरी। तो 17th सेंचुरी में हम देख रहे हैं ये सारी चीज़ों के साथ साथ टबैको की भी एंट्री हुई। और एन.ए. एक्वेरी में इसका जिक्र है। द एंड डज नॉट मेंशन टबैको इन द लिस्ट ऑफ क्रॉप्स इन नॉर्दर्न इंडिया। अकबर एंड उसके नोबल्स केम अक्रॉस टबैको फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1604। तो एन.ए. एक्वेरी में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन अकबर और उसके नोबल्स के सामने ये इसका जिक्र हुआ 1604 में। एट दिस टाइम स्मोकिंग टबैको in hookahs and chillums seem to have caught on in a big way। और ये लोगों में बहुत तेजी से फैल रहा था, इस हद तक फैल रहा था कि जहांगीर he was worried कि लोगों में एक बुरी आदत न फैल जाए and he banned tobacco during his time। जहांगीर was so concerned about its addiction that he banned it। तो टबैको 17th सेंचुरी में ही इंडिया में आया और ये इस कदर फैला, इसका वाइड स्प्रेड इसका यूज़ होने लगा दैट जहांगीर हैड टू बैन इट। ओके, सो जहांगीर वाज सो कंसर्न अबाउट इट्स एडिक्शन दैट ही बैन्ड इट। दिस वाज इन एक्चुअली ये इसका बैनिंग का बहुत ज़्यादा कुछ इफेक्ट हुआ नहीं, ये इनइफेक्टिव साबित हुआ क्योंकि लोगों में इसकी ऑब्वियसली आदत पड़ चुकी थी एंड लोग इसे कंटिन्यूसली यूज़ करते रहे। इट बिकेम अ मेजर आर्टिकल ऑफ कंजम्पशन, कल्टीवेशन एंड ट्रेड ऑल ओवर इंडिया। तो 17th सेंचुरी में टबैको भी इसी समय में उसकी एंट्री हुई थी। ओके, एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी, इतना अनाज तो होता ही था, ऑब्वियसली खाने की कोई ज़्यादा विशेष कमी नहीं थी। और ये इस बात से साबित होता है दैट आवर पॉपुलेशन वाज इंक्रीजिंग एंड पॉपुलेशन ग्रोथ अगर हम देखें देन between 1600 and 1800, okay, so between 1600 and 1800 in 200 साल में हम देखें then the population increased by 33% over 22 years। अभी तो खैर बहुत ये 33 years में ही काफ़ी ग्रोथ हो जाएगी। ओके, सॉरी 200 years में 33%। ओके, so 33% from 1600 to 1800। तो इन 200 साल में हम देखते हैं कि पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई 33%। दैट मीन्स दैट पीपल हैड फेयरली, उनको ऐसी कोई कमी नहीं थी अनाज की, तभी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी। ओके, इन द नेक्स्ट टॉपिक ऑब्वियसली विल बी लर्निंग अबाउट द विलेज कम्युनिटी, बट बिफोर वी मूव ऑन टू विलेज कम्युनिटी, इफ़ यू सी बैक वी वर टॉकिंग अबाउट इरिगेशन एंड यहाँ पर इरिगेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो यूज़ होता था दैट वाज पर्शियन व्हील। दिस वर्ड पर्शियन व्हील हैज़ नॉट बीन यूज्ड हियर एंड बाबरनामा में
Babur, when he came to India, he had noticed this Persian wheel being used in northern India. And this is an excerpt from the Babarnama में इसका जिक्र है, that describes the irrigation devices the emperor observed in northern India. ये irrigation device जो कि नॉर्दर्न इंडिया में यूज़ हो रहा था, इसे इनफैक्ट पर्शियन व्हील कहा जाता है, एंड उसी को डिस्क्राइब किया गया है. एंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिंदुस्तान कंट्री इज सिचुएटेड ऑन लेवल लैंड, ये प्लेन फर्टाइल प्लेन नॉर्दर्न प्लेन उसकी बात हो रही है. मैनी दो इट्स टाउन्स एंड कल्टिवेटेड लैंड्स आर, इट नो वेयर हैज़ रनिंग वाटर. कई जगह पर ऑब्वियसली रनिंग वाटर नहीं है, इसलिए इरीगेशन के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती थी, और ये पानी लोग निकालते थे वेल से, और ये सिस्टम था वेल से पानी निकालने का. इन्हें रहट बोला जाता है. अभी तक कॉमनली ये अवेलेबल था अपने इस एरिया में, कई जगह देखने को मिल सकता था. इनफैक्ट इफ यू हैड कम फ्रॉम, अगर स्टेशन रोड से आप अप्रोच करेंगे तो वहाँ नहर में व्हील लगा हुआ था, विच हैज़ बीन टेकन ऑफ. ओके, तो ये पर्शियन व्हील्स काफ़ी कॉमन थे. आई डोंट नो व्हेदर दे आर स्टिल अवेलेबल एंड बीइंग यूज्ड, बट यू कैन सी फ्रॉम द फोटोग्राफ एंड द डिटेल्स and you can understand that they were widely popular. Okay, in Agra, Chandwar, Bayana, and those parts again, people water with a bucket. At the well edge, they set up a fork of wood having a ruler adjusted between the forks. Tie a rope to a large bucket, put the rope into a ruler, and इस तरह से वो one person must drag the bullock, another empty the buckets. तो ये जो सिस्टम है ये काफ़ी यूज़ होता था फॉर इरीगेशन. इसके अलावा हम देख रहे हैं कि नहर एंड नाला, उनका भी काफ़ी हद तक यूज़ होता था. बट अगर हम देखें कि इरीगेशन किस पे, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स किस चीज़ पर डिपेंडेंट थी, तो इट वॉज डिपेंडेंट मेनली ऑन मानसून. ओके, अभी भी इंडिया में अभी भी हम रिलाई करते हैं ऑन मानसून. In the next topic, in next class, we will be discussing about the village community, कि विलेज सोसाइटी किस तरह से ऑर्गेनाइज थी. वहाँ पर हम पढ़ेंगे विलेज पंचायत के बारे में, कैसे सोसाइटी चलती थी, कास्ट एंड रूरल सिस्टम क्या था, एंड उसके बारे में हम जानेंगे. एंड दोज टॉपिक्स विल बी कवरिंग इन दी नेक्स्ट क्लास. सो टुडे वी बेसिकली लर्न अबाउट द क्रॉप्स दैट वर बीइंग ग्रोन ड्यूरिंग 16th and 17th century. इसमें हमने मेन क्रॉप्स के बारे में जाना, एंड देयर वर ऑल्सो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जिन्हें जिनसे कामी कहा जाता था, जिन्हें परफेक्ट क्रॉप्स कहा जाता था. एंड फिर कुछ न्यू क्रॉप्स का अराइवल हुआ इस दौर में, वो हमने देखा. एंड डिफरेंट इरीगेशन टेक्निक्स दैट वर बीइंग यूज्ड इन इंडिया एट दैट टाइम. ओके, नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कसिंग अबाउट द विलेज कम्युनिटी. सो दैट्स ऑल इन दिस क्लास. थैंक यू.